कुंदन बाग की उस मनहूस हवेली का खौफ अब दुबाना होने वाला है। अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा पार्ट 1 नहीं देखा तो शायद आप इस मौत के जाल को समझ नहीं पाएंगे। बेहतर होगा पहले पार्ट 1 देखें और फिर इस दहशत में शामिल हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कमरे के उस भयानक और अंधेरे कोने में पड़ी उन 3 लाशों को देखकर साजिद की आत्मा तक कांप उठी थी। कमरे में फैली वो दम घोंटू और सड़ी हुई बदबू इतनी तेज थी कि साजिद को हर सांस के साथ अपने फेफड़ों में जहर घुलता हुआ महसूस हो रहा था। बाहर दालान से बेडरूम के दरवाजे पर माया के प्रहार अब और भी ज्यादा हिंसक और खौफनाक हो गए थे। धड़ क्रैश धड़ उस भारी ठोस लकड़ी के दरवाजे में अब लंबी लंबी दरारें पड़ने लगी थी। माया किसी जंगली और खून की प्यासी जानवर की तरह दरवाजे को अपने नाखूनों से नोच रही और उसके गले से निकलने वाली अजीब सी गुर्राहट साजिद के कानों के पर्दे फाड़ रही थी। साजिद को अब ये पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि अगर वो लकड़ी का दरवाजा टूट गया तो उसकी लाश भी उन 3 अभागों के साथ इसी कमरे के सड़े हुए कोने में हमेशा के लिए छोड़ दी जाएगी और कोई उसे ढूंढने भी नहीं आएगा। साजिद ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की एक आखिरी और हताश कोशिश की। उसने अपनी छोटी सी टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों से उन लाशों पर डाली। उनके कपड़े बहुत महंगे और शाही लग रहे थे, जो अब सूखे हुए खून और धूल की परतों से सनकर काले पड़ चुके थे। साजिद का शातिर दिमाग ये समझने में जरा भी देर नहीं लगा पाया कि ये लाशें कुंदन बाग की इस करोड़ों की हवेली के असली मालिकों की ही रही होंगी, जिन्हें शायद माया ने ही किसी खौफनाक रात में बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अभी सोचने और जासूसी करने का वक्त बिल्कुल नहीं था। साजिद तुरंत जमीन से उठा और कमरे की उस बड़ी सी बंद खिड़की की तरफ पूरी ताकत से दौड़ा। उसने खिड़की के कांच को अपने शिकार करने वाले चाकू के पिछले लोहे के हिस्से से जोर से मारकर तोड़ दिया। कांच के धारदार टुकड़े छन्न से टूटकर बाहर जंगली घास पर गिरे। लेकिन उस कांच को तोड़ने के बाद जो सामने था उसने साजिद की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कांच के ठीक बाहर लोहे की बहुत ही मोटी जंग लगी हुई और मजबूत ग्रिल लगी हुई। साजिद ने अपने दोनों हाथों से उस लोहे की ठंडी ग्रिल को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हिलाने और उखाड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी नसों में दौड़ता हुआ मौत का खौफ उसे उस वक्त एक अजीब सी ताकत दे रहा था। लेकिन वो ग्रिल दीवार के कंक्रीट में इतनी गहराई और मजबूती से जड़ी हुई थी कि वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। साजिद ने हताशा में अपने भारी जूतों वाले पैर से दीवार पर जोर जोर से लात मारनी शुरू कर दी। बाहर आसमान में अब बादलों की तेज गर्जना के साथ भयंकर बारिश शुरू हो गई। बारिश की ठंडी बूंदें टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी और साजिद के पसीने से भीगे चेहरे से टकरा रही थी। तभी साजिद के बिल्कुल पीछे से एक बहुत ही जोरदार और डरावनी आवाज आई, क्रैक स्प्लैश। साजिद ने झटके से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे दरवाजे की तरफ देखा। बेडरूम के उस भारी दरवाजे का एक बहुत बड़ा तख्ता टूटकर अंदर जमीन पर गिर चुका था। उस टूटे हुए बड़े से छेद के बीच से जो नजारा साजिद ने देखा, उसने उसके शरीर के सारे खून को जमाकर बर्फ बना दी। उस छेद में से माया का वो विकृत, डरावना और खून से सना हुआ चेहरा अंदर की तरफ झांक रहा था। उसकी पूरी तरह से काली और खौफनाक आंखें सीधे साजिद को घूर रही थीं और फिर उसके सूखे, फटे और नीले पड़ चुके होठों पर एक बहुत ही वीभत्स और शैतानी मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने अपना एक लंबा, सूखा और हड्डियों वाला हाथ, जिसमें वो बड़ा सा धारदार चाकू पकड़ा हुआ था, उस टूटे हुए छेद से कमरे के अंदर डाल दिया और दरवाजे की आगे लगी उस भारी पलंग की कुंडी को अंदर से खोलने की कोशिश करने लगी। साजिद जानता था कि अब उसके पास अपने बचाव के लिए कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। उसने अपना चाकू और भी ज्यादा कसकर पकड़ा और दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया। जैसे ही माया का खौफनाक हाथ अंदर और गहराई तक आया, साजिद ने अपनी पूरी ताकत से अपना चाकू माया के उस हाथ पर दे मारा। काले रंग के खून की एक गाढ़ी धार उड़ी, लेकिन माया के मुंह से दर्द की एक भी आवाज नहीं निकली। इसके बजाय वो और भी ज्यादा जोर से वो कर्कश और शैतानी हंसी हंसने लगी। उसने अपना हाथ झटके से बाहर खींच लिया और अब वो अपनी पूरी राक्षसी ताकत से उस दरवाजे को पूरी तरह से तोड़कर अंदर घुसने की तैयारी करने लगी। साजिद पीछे हटते हुए कमरे की दीवार से जा लगा। उसका शरीर पूरी तरह से पसीने में नहा चुका था और सांसें किसी लोहार की धौंकनी की तरह तेजी से चल रही थी। तभी दीवार से सटकर खड़े होने पर उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे के ठीक पीछे की दीवार में कुछ अजीब सी ढील है। वहां एक बहुत बड़ी आदमकद पेंटिंग टंगी हुई। ये साजिद के लिए जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी उम्मीद की किरण थी। साजिद ने बिना दिमाग में कोई दूसरा विचार लाए उस भारी और धूल से सनी पेंटिंग को झटके से नीचे खींच लिया। पेंटिंग के जमीन पर गिरते ही उसके पीछे दीवार में लकड़ी का एक बहुत ही पुराना, दीमक लगा हुआ और अजीब सी नक्काशी वाला पैनल दिखाई दिया। साजिद ने अपने कांपते और ठंडे हो चुके हाथों से उस लकड़ी के पैनल को टटोला।
अचानक उसकी उंगलियों को लकड़ी के उन डिजाइनों के बीच में एक छोटा सा लोहे का लीवर महसूस हुआ। उसने बिना सोचे अपनी पूरी ताकत से उस ठंडे लीवर को नीचे की तरफ दबा दिया। क्लिक! एक बहुत ही धीमी सी लोहे के घर्षण की आवाज हुई और वो लकड़ी का पैनल एक गुप्त दरवाजे की तरह अपने आप अंदर की तरफ खिसक गया। वहां एक बहुत ही छोटा, संकरा, दम घोटू और बेहद अंधेरा गुप्त रास्ता बना हुआ था। ये हवेली की मोटी दीवारों के बीच बना एक ऐसा खुफिया और भूल भुलैया जैसा रास्ता था जिसके बारे में शायद केवल इस शापित घर को बनाने वाले ही जानते होंगे। उसी पल एक गगनभेदी आवाज के साथ बेडरूम का मुख्य दरवाजा अपनी चौखट से पूरी तरह उखड़कर जमीन पर आ गिरा। माया एक खूंखार और भूखे जानवर की तरह छलांग लगाती हुई कमरे के अंदर घुस आई। साजिद ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से की भी देरी नहीं की और वो अपनी टॉर्च मुंह में दबाकर उस गुप्त संकरे रास्ते के अंदर रेंगता हुआ घुस गया। अंदर जाते ही उसने उस लकड़ी के पैनल को वापस अपनी तरफ खींचकर बंद कर दिया और लीवर को अंदर की तरफ से जोर से लॉक कर दिया। बाहर से माया के लंबे और पैने नाखूनों के उस दीवार और लकड़ी के पैनल को बुरी तरह नोचने और खुरचने की खौफनाक आवाजें आने लगी। वो अजीब सी जानवरों जैसी डरावनी आवाजें निकालते हुए उस लकड़ी के पैनल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पैनल दीवार की उस पुरानी ईंटों की चुनाई में ऐसा फिट था कि उसे बाहर से बिना किसी भारी मशीन के खोलना या तोड़ना लगभग नामुमकिन था। साजिद अब उस गुप्त और दमघुटू रास्ते के अंदर था। वहां चारों तरफ मकड़ी के घने और चिपचिपे जाले, बरसों पुरानी धूल और एक अजीब सी सड़ांध थी जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये रास्ता इतना संकरा और नीचा था कि साजिद सीधा खड़ा तो दूर, ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। उसे अपने घुटनों और कोहनियों के बल रेंग कर ही खिसकना था। कुछ देर तक तो वो अपने दिल की बेकाबू धड़कनों को शांत करने के लिए वहीं ठंडी जमीन पर लेटा रहा। उसके पूरे शरीर में खरोंचों और चोटों के दर्द की लहरें उठ रही थीं। कुछ हिम्मत जुटाकर वो अपनी टॉर्च की कमजोर रोशनी में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। ये गुप्त रास्ता हवेली की दीवारों के बीच से गोल गोल घूमता हुआ गहराई में नीचे की तरफ जा रहा था। रास्ते में हर तरफ अजीब सी सीलन और काई जमी हुई थी और दीवारों पर खून के जैसे गहरे लाल रंग से कुछ अजीब, उल्टे और डरावने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। साजिद को ये समझने में अब कोई शक नहीं रह गया था कि ये कुंदन बाग की हवेली महज एक वीरान घर नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े और भयानक काले जादू का एक खतरनाक केंद्र रही है। जैसे जैसे साजिद रेंगते हुए हवेली की गहराई में नीचे जा रहा था, उसे उन तंग दीवारों के उस पार से अजीब अजीब सी फुसफुसाहटें और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की इन दीवारों की ईंटों के बीच कई ऐसी अदृश्य आत्माएं कैद हों जो दर्द से सालों से कराह रही हों और साजिद से मदद मांग रही हों या उसे चेतावनी दे रही हों। कभी कभी उसे ऐसा स्पष्ट महसूस होता जैसे किसी के ठंडे और बर्फ जैसे हाथ उसकी पैरों और पीठ को छू रहे हों। डर के मारे साजिद की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, लेकिन उस जगह रुकने का मतलब सिर्फ तड़प तड़प कर मरना था। वो अपनी जान बचाने की आस में लगातार नीचे की ओर खिसकता रहा। लगभग 20 मिनट तक उस खौफनाक और संकरे रास्ते में रेंगने के बाद उसे सामने की तरफ पक्की जमीन और एक और पुराना जंग लगा हुआ भारी लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसकी दरार से बहुत ही हल्की हल्की मनहूस लाल रंग की रोशनी अंदर आ रही थी। साजिद ने बहुत ही सावधानी से उस भारी दरवाजे को धक्का दिया और रेंग कर बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया और सीधा खड़ा हुआ, उसने खुद को एक ऐसे भयानक तहखाने में पाया जिसे देखकर किसी भी आम इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे और वो पागल हो जाए। ये विशाल हवेली का सबसे निचला बेसमेंट या तहखाना था और ये साजिद की कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। ये जगह पूरी तरह से काले जादू, शैतानी तांत्रिक क्रियाओं और मौत का एक विभत्स अड्डा लग रही थी। तहखाने का पूरा फर्श कंक्रीट का नहीं बल्कि गहरे लाल रंग की मिट्टी से लिपा हुआ था, जिसमें बीच बीच में सूखी हुई खून की मोटी परतें और अजीब से अजीब रेखाचित्र साफ देखे जा सकते थे। तहखाने की दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां, जंग लगे हुए पुराने हथियार और अजीबोगरीब जंगली जानवरों की हड्डियां किसी सजावट की तरह टंगी हुई थीं। उस बड़े से कमरे के चारों कोनों में बड़ी बड़ी और मोटी काली मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनसे वो अजीब सी लाल और मनहूस रोशनी पैदा हो रही थी और पूरे तहखाने में खौफ के साए बना रही थी। तहखाने के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा काले पत्थर का चबूतरा बना हुआ था, जो स्पष्ट रूप से किसी बलि की वेदी की तरह इस्तेमाल होता था। उस ठंडे चबूतरे पर कई सड़े हुए गेंदे के फूल, राख और कुछ अजीब से लोहे के बर्तन बिखरे हुए थे। साजिद के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन एक अजीब सी डरावनी कशिश उसे उस चबूतरे की तरफ खींच रही थी।
वो धीरे धीरे अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए उस बलि के चबूतरे के पास पहुंचा। उसकी आंखें खौफ और आश्चर्य से पूरी तरह चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि उस चबूतरे के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सी चीज बहुत सलीके से रखी हुई थी। वो एक काले रंग का टेडी बियर था। हाँ, बिल्कुल हूबहू वैसा ही काले रंग का टेडी बियर जैसा उसने कुछ घंटों पहले हवेली के बाहर उस सूखे और वीरान पेड़ की ऊंची टहनी पर देखा था। लेकिन इस तहखाने वाले टेडी बियर में कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक और शैतानी बात थी। ये टेडी बियर सिर्फ कपड़े और रुई का एक मासूम खिलौना नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी जीवित, अमानवीय, शैतानी और बुरी शक्ति का साक्षात रूप हो। उस टेडी बियर की आंखों की जगह दो गहरे लाल रंग के चमकदार और नुकीले पत्थर जड़े हुए थे, जो मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे वे सीधे साजिद की आत्मा में झांक रहे हों और उसके सारे डर को पढ़ रहे हों। साजिद को यह महसूस होने लगा था कि इस पूरी हवेली के शाप उन 3 लाशों और माया के उस खौफनाक और हत्यारे रूप के पीछे इसी काले टेडी बियर की शैतानी शक्ति का हाथ है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये बेजान सा दिखने वाला टेडी बियर उन तमाम बुरी शक्तियों को नियंत्रित कर रहा है जो इस घर में बरसों से इंसानी खून की प्यासी होकर मंडरा रही हैं। तभी अचानक तहखाने की वो मनहूस लाल रोशनी तेजी से टिमटिमाने लगी। हवा का एक बर्फीला और बदबूदार झोंका जाने कहां से आया और तहखाने की आधी जलती हुई मोमबत्तियां एक झटके में बुझ गईं। साजिद ने डरकर एक कदम पीछे लिया। उस शांत और मौत जैसे सन्नाटे में अचानक से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज उसी तहखाने के दरवाजे से गूंजी। यह किसी के पैरों की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी भारी और नुकीली चीज के जमीन के पत्थरों पर घिसटने की आवाज थी। ठीक वैसी ही चीखती हुई आवाज जैसे माया के उस बड़े से चाकू पे घिसटने से आ रही थी। साजिद ने हड़बड़ाहट में अपनी टॉर्च की रोशनी तहखाने के उस लोहे के दरवाजे की तरफ घुमाई जहां से वो अभी अभी बाहर आया था। रोशनी पड़ते ही साजिद की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। वहां तहखाने के उस भारी लोहे के गेट को किसी अमानवीय ताकत से पूरी तरह तोड़कर माया अंदर आ चुकी थी। उसके शरीर, चेहरे और उस फटी हुई मैक्सी पर अब और भी ज्यादा ताजा खून लगा हुआ था, लेकिन इस बार वो पहले से भी कहीं ज्यादा आक्रामक, तेज और भयानक लग रही थी। उसकी स्याह काली आंखें साजिद को नहीं बल्कि सीधे उस काले टेडी बियर की तरफ देख रही थी और वो एक खूंखार रक्षक की तरह उस चबूतरे और साजिद के बीच में आकर खड़ी हो गई। साजिद के हाथों से पसीने के कारण टॉर्च फिसलकर जमीन पर गिर गई और बुझ गई। अब वो माया और उस रहस्यमयी शैतानी काले टेडी बियर के बीच उस खुप अंधेरे और मौत के तहखाने में बुरी तरह फंस चुका था। भागने या पीछे हटने का हर एक रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। मौत का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। पार्ट 3 बहुत जल्द आ रहा है। कहानी के खौफनाक अंजाम को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।